चलिए तो आज हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और सबसे पहला जो सवाल है मतलब आउटकम के बारे में बात करेंगे इसमें। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज कितना है, -1 to 1 है। टेन एक्स का रेंज कितना है, आर। कॉट एक्स का रेंज कितना है, आर। मतलब कितना आंसर देता है। मैंने ग्राफ के बारे में तो लेक्चर में अपलोड कर दिया, मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने ग्राफ में उसमें रेंज भी बता दिया मैंने कितना कितना रेंज है। पर ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार यहाँ पर रिकॉल करा दे रहा हूँ। साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है। कॉस एक्स का रेंज भी -1 to 1 है। मतलब इसके ना -1 से कम ना 1 से ज़्यादा आंसर देते हैं ये लोग। टेन एक्स का रेंज आपका आर है। कॉट एक्स का रेंज भी आर है। सेक एक्स का रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 से पहले तक और 1 से इन्फिनिटी। और कॉसेक का जो रेंज है वो भी सेम टू सेम है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें रेंज में क्या है, सबसे पहला आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आउटकम बताइए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी रखेंगे इसके अंदर हमेशा आंसर 1 ही आएगा, तो कैन वी से कि इसका रेंज 1 ही है, इसका आउटकम हमेशा 1 है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने सिंप्लीफाई करके देखा 1, तो मैं जल्दी बोल पाया रेंज कितना है। डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रेंज बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये हमेशा कॉस टू एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस टू एक्स में रेंज -1 to 1 ही होगा। अब आप बोलोगे सर कॉस एक्स का रेंज तो -1 से 1 होता है, कॉस टू एक्स का रेंज -1 to 1 कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक ग्राफ बनाना है, ये आपका एक वन साइकिल है कॉस एक्स का। तो होता क्या है, कॉस एक्स का अगर आप रेंज ग्राफ देखोगे, एक वन साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट 360 डिग्री मूवमेंट होने के बाद ग्राफ की शक्ल कैसी है। क्या ये -1 दे पाएगा, क्या ये 1 दे पाएगा, क्या ये 1 से बाहर जाएगा, -1 से कम जाएगा, हमें यही देखना होता है रेंज में। तो मैंने ग्राफ बनाया कॉस टू एक्स का। अब ध्यान दीजिए, कॉस एक्स का ग्राफ और कॉस टू एक्स का ग्राफ, कॉस थ्री एक्स का ग्राफ, कॉस फोर एक्स का ग्राफ, कैसे ग्राफ बनेगा। अगर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, अगर अंदर लीनियर चेंज है, लीनियर अगर अंदर चेंज है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो जैसे मान लीजिए वन साइकिल कंप्लीट किया, तो फर्स्ट बात ये है कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना, ये टॉपिक अलग है। जैसे कॉस टू एक्स है, 2x है, तो 2x एक समय पर 0 डिग्री भी होने का मन करेगा, तो उस समय x कितना होगा, 0 डिग्री होगा। फिर 2x अगले समय पर π/2 होने का मन करेगा, तो x कितना होगा, π/4। मतलब जिस समय π/4 रखोगे तो ये π/2 बनकर आपको देगा 0। फिर अगला समय, अब 2x का मन करेगा कि वो पाई हो जाए, तो उस समय x कितना होगा, π/2 होगा। मतलब ये कि जब π/2 होगा तब ये पाई बनकर आपको cos पाई कितना होगा, -1 देगा। तो आपको इतना तो हल्का हल्का फील तो आ ही गया होगा कि सर मतलब आप कहना चाहते हो कि ग्राफ सेम बनेगा पर उसकी हालात, जो उसका समय है देने का आंसर, वो बदल जाएगा। बिल्कुल सही समझे आप। अब जिस समय cos 2x 3π/2 बनेगा, तो उस समय x क्या बनेगा, 3π/4 बनेगा। 3π/4 मतलब अभी भी पाई से कम है। और जब 2x 2π बनेगा तो उस समय x कितना बनेगा, पाई। तो आपको इतना समझ में आ गया कि वन साइकिल कंप्लीट कब हुआ, पाई पर ही कंप्लीट हो गया है। अच्छा, पाई पे कंप्लीट हो गया है, और कॉस एक्स का अगर ग्राफ देखें कॉस एक्स का, तो 2π पे कंप्लीट होता है। तो सर दोनों का शकल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो सर इसने तो हाफ साइकिल में ही कंप्लीट कर लिया वन सर्कल। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि उसका एक ही कारण था, आगे 2 लिखा हुआ है, ये डबल जैसा भाग रहा है। मतलब जिस समय cos x π/2 देता है, एंगल π/2 लेता है, उस समय π/4 पर ही cos 2x पहुंच जाएगा। मतलब ये, जब तक मैं दोनों का विजुअलाइज दिखा रहा हूँ, जैसे ये cos x का ग्राफ है ना, यहाँ तक पाई है, तो उस समय ये भाई साहब जो हैं cos x कितना तेज भाग रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहीं से स्टार्ट करेंगे 0 से, ये देखो π/4 पे 0 जा रहा है, π/4 पे 0 हो गए, ये π/4 पे 0 हो गए। फिर ये π/2 तक गए, तो ये π/2 लाइन है, π/2 तक गए ऐसे। π/2 तक कितना हो गया, -1 हो गया। ये आपका π/2 लाइन है। फिर ये क्या हुआ,
कि पाई बाय 4 पे चले गए अपना जीरो होकर, तो 3 पाई बाय 4 पे जीरो होगा, यहाँ आ गया बीच में, और फिर पाई पे जाके 1 कंप्लीट। मतलब इन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया पाई पर, और फिर दोबारा कंप्लीट किया 2 पाई पे। तब तक ये कॉस एक्स जो है, तब तक आराम से चिल मारते मारते पहुंचे, तब तक इन्होंने इन्होंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। इन्होंने पाई में कंप्लीट कर लिया और दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, ऐसा। अच्छा, तो कहना क्या, तो मतलब सर कि 1 साइकिल कंप्लीट कब कर रहा है? 360 डिग्री का सर हाफ कर दो आप डायरेक्ट, 180 डिग्री, 180 पे 1 साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, तो सर अगर मुझे मान लो ग्राफ बनाना हो sin 3x का, तो ये ग्राफ तो होता है sin x का, ये कहाँ होगा 2 पाई पे। तो सर sin 3x का ग्राफ मतलब 360 डिग्री बाई 3, यानी कि 120 डिग्री पर ही साइकिल कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल सही समझे। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ सर। मतलब 120 डिग्री पर ये ट्रिपल बनकर 360 वाली फीलिंग देगा आपको। जिस समय ये पाई बाय 2 पर ये 1 पहुंच रहा है, उस समय ये पाई बाय 2 का 1/3, यानी कि पाई बाय 6 पर ये पहुंचेगा 1। क्यों? फिर पाई बाय 6 × 3 कितना हुआ? पाई बाय 2। बात समझ गई? पाई बाय 6। जिस समय 3x वाला पाई बनेगा, तो उसमें x कितना बनेगा? पाई बाय 3। तो उस समय ये पाई बाय 3 पर पहुंच जाएगा। समझ में आया? फिर जिस समय ये 3x बनेगा अपना 3 पाई बाय 2, उस समय ये पाई बाय 2 पहुंच रहा होगा, तो पाई बाय 2 पे पहुंच जाएगा। और अगला 120 डिग्री पर ट्रिपल बनकर 360 वाली फीलिंग देगा। मतलब ये साइकिल कंप्लीट तो किया इसने, रेंज -1 से 1 ही है, पर ग्राफ में क्या फर्क हुआ? साइकिल जल्दी कंप्लीट हो गया। इतना कहना चाहता हूँ मैं। समझ में आया? तो कॉस, फाइनली स्टेटमेंट बताऊँ मैं, कॉस ए एक्स प्लस बी अगर है, लीनियर अंदर वेरिएबल है, तो रेंज -1 से 1 ही रहेगा। मतलब कह सकते हो आप कि अंदर कहीं भी लीनियर वेरिएबल आ जाए, रेंज वही रहेगा। रेंज वही रहेगा। ए एक्स प्लस बी हो तो रेंज में रहेगा, बस क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ जो है, ग्राफ में साइकिल का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे sin 4x है, तो 4 टाइम यानी 360 डिग्री का 4 कितना होता है? बाई 4। ये अपना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री पर साइकिल कंप्लीट हो। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फाइनली। तो 10x को इंटू कॉस एक्स का रेंज निकालते हैं। अब सवाल मिक्स फंक्शन टाइप है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है उसको। तो इसको मैंने क्या लिखा? sin x/cos x लिखा है ऐसे, और इंटू क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्स। अगर आप ध्यान देखो तो आप कॉस एक्स को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए, आपने कर दिया। यहाँ पर क्या बचा? साइन एक्स। तो रेंज कितना हुआ? -1 से 1। बिल्कुल सही। पर आपने यहाँ पे गलती कर दी। कौन सी गलती? इस समय आप cos x को यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे थे, तो आपने मन में तो विजुलाइज किया ही होगा कि cos x सर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर cos x जीरो तो हो सकता है। cos x जीरो, चलो ये कहाँ होता है? cos जीरो होता है सर पाई बाय 2 पे। अब एक काम करिए, इस पाई बाय 2 में रखिए यहाँ पर। तो आपको फील हो रहा है 10 पाई बाय 2 पे तो आंसर देता ही नहीं 10। 10 पाई बाय 2 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। तो जिस आदमी को आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी वो 0/0 वाला फॉर्म ना आ जाए। तो जीरो को डिवाइड करना जीरो से, क्योंकि cos x जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो नीचे वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि जो एंगल cos 10x जहाँ पे अनडिफाइंड होता है, वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है ये वाला। तो ये वाले एंगल्स हम नहीं रखेंगे इनपुट में। तो कॉमन सेंस वाली बात है, उस पर जो साइन एक्स का आउटपुट है वो भी हट जाएगा। तो फाइनली रेंज कितना हुआ? -1 से 1 ओपन। समझ में आया क्या? क्या हुआ? -1 to 1 ओपन हुआ। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। जैसे आपने cos x कैंसिल आउट किया, करिए, पर एक चीज ध्यान रखिए, क्या? कि cos जीरो कभी नहीं होगा। तो मतलब आपको वो एंगल आप नहीं रखे हैं जहाँ पर cos जीरो होता है। तो यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वाले एंगल्स आपने हटा दिए, क्योंकि आप cos x को नीचे से कैंसिल आउट कर रहे थे। फिर आपका सिंप्लीफाई होकर आया साइन एक्स। तो साइन एक्स का रेंज -1 to 1 लिखना क्लोज गलत बात है, क्योंकि -1 to 1 में -1 और 1 कब आएगा? जब आप ये वाले एंगल रखेंगे। और आपने पहले ही मना कर दिया कि cos x जीरो कभी नहीं होगा, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वाले एंगल्स नहीं आएंगे। तो कैसे साइन एक्स 1 - 1 हो सकता है? इसलिए -1 1 पे ओपन इंटरवल रखा है।
क्योंकि जब इनपुट ही नहीं जाएगा तो आउटपुट कैसे आएगा उस जगह पर। सिंपल। चलिए अगला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिंपल था कि जब भी आप किसी चीज़ को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो नीचे वाला पार्ट जीरो ना हो। बस सिंपल। कॉस एक्स बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है। ये तो वन हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका कॉस डबल। कॉस डबल यानी कि एक्स बाई टू का डबल कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू वन लिखा है, तो कितना हुआ रेंज फाइनली? -1 to 1। क्लोज इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है, -1 to 1 आएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो x मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इनपुट में जाएगा। यानी कि आप ऐसा कह रहे हो कि सभी पॉजिटिव डिग्री वाले रेडियंस जाएंगे। तो अगर सभी पॉजिटिव वाले रेडियन जाएंगे तो ग्राफ भले ही इसका कुछ कैसा भी हो, पर इतना तो कॉमन सेंस है ना कि कभी ना कभी तो -1 देगा। मतलब इसका समय भले अलग होगा, पर आंसर तो जो होगा इसका, तो -1 to 1 में आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक है। इसका ग्राफ अगर थोड़ा विजुलाइज करो आप, तो जैसे 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री पर। पाई/2 कब होगा? पाई² बाई 4 पे। पाई कब होगा? पाई² पे। 3 पाई/2 कब होगा? 9 पाई/² बाई 4 पे होगा। 4 पाई² पे ये साइकिल कंप्लीट कर देगा। ऐसा समझ में आया क्यों मैंने स्क्वायर लिखा? क्योंकि जब अंदर जाएगा तो वो 2 पाई, 9 पाई/² बाई 4 का रूट 3 पाई/2, पाई/2 बनकर ग्राफ वही बनेगा। तो -1 to 1 रेंज हमको दे सकता है, भले ही हालात तो उसके अलग हो, पर -1 to 1 रेंज देगा। हमें तो किससे मतलब है? रेंज से ही मतलब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट इसको। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली फॉर्म में आपको फॉर्मूले आने चाहिए रेंज निकालने के लिए। सिंपल इतना समझ लो आप। ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगाते हैं। तो साइन ए प्लस बी, तो इनका सम कर दिया तो ए प्लस बी। तो इसमें -8x हो जाएगा पीछे। और साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में 4x कट जाएगा। और 15 पाई/8 -17 पाई/8 लिखा हुआ है। तो 17 15 कितना हो गया ये? 32। 32 पाई/8 यानी कितना हो गया? 32। 4 पाई -8x लिखा हुआ है साइन एक्स। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 15 - 17 पाई, -2 पाई/4, -पाई/4 ऐसा लिखा है। तो -2 पाई/8 -पाई/4। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका आउटकम कितना आएगा? साइन 4 पाई - थीटा। 4 पाई - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो -sin 8x आएगा, और ये साइन नेगेटिव बाहर निकालता भी बताया था मैंने, sin π/4 मल्टीप्लाई में है। तो sin 8x का रेंज तो -1 से 1 ही आएगा, क्या फर्क पड़ता है? और मल्टीप्लाई कितना है? 1/√2। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? -1/√2 से लेकर मैक्सिमम कितना होगा? +1/√2 तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, रेंज। इस टाइप के सवाल आते हैं। इसमें बस दो चीज़ देखनी होती है आपको। इसमें ए और बी जो कोएफिशिएंट है वो रियल होने चाहिए, और एंगल जो है ना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 2 sin 2x हो और 3 cos x हो। इसके लिए मैंने नहीं सिखा रहा मैं रेंज, क्योंकि इसमें एंगल अलग अलग है। अभी आपको फील आ जाएगा प्रूफ में कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि एंगल अलग अलग नहीं होने चाहिए। चलिए मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर fx, जो f थीटा दे रखा है, वो क्या दे रखा है? अब अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि a साइन के पास ही होना चाहिए और b कॉस के पास ही होना चाहिए। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, प्लस के लिए समझाता हूँ मैं। मान लो प्लस अगर होता तो कैसे करते? आप अपने आप माइनस के लिए सब कुछ समझ जाएंगे आप। आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको जानबूझ के √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा आपने सोचा? रुको भाई जी, रुको। फिर आपने दोनों को बांट दिया ऐसे, a² प्लस b² का रूट ओवर साइन थीटा, और b ओवर a² प्लस b² कॉस थीटा। मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि प्रूफ क्यों जरूरी होता है। प्रूफ आपको सिखाता है कि कभी भी सवाल आपके सामने आ जाए और एक की जगह दो फंक्शंस हो ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो आप उनको एक बना सकते हैं इसी प्रूफ के तरीके से। चलिए
अब देखिए ये अब कौन है। अब अगर आप ध्यान से देखो एक ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री को, अगर आपको इसको मान लो अल्फा करीब, और आप चाहते हो कि मैं इसको अ, मुझे ले जाना है इसको कॉस अल्फा में, तो कॉस अल्फा के हिसाब से ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, स्मॉल बी। और आप चौकन्ने हो जाएंगे जानकर कि ये कोई और नहीं, उसी एंगल पर साइन अल्फा होगा। अब आप बोलोगे सर मान लो कि मैं इसको मान लेता हूँ साइन अल्फा के हिसाब से, तो मान लो, मेरा क्या जा रहा है। मान लो आपने इसको साइन अल्फा माना इस रेशियो को, तो ए अपोजिट हो जाएगा, और उस समय ये बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये बी बन जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से, और ऑटोमेटिकली यही रेशियो उस साइन अल्फा की जगह पर कॉस अल्फा बनेगा। देख लो। तो ये सोचना आपको है कि मुझे इसको कौन से एंगल में ले आना है, साइन में या कॉस में। तो ऑटोमेटिकली अगर साइन में ये गया है तो ये कॉस में आ जाएगा, अगर ये कॉस में गया है तो ये साइन में आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो मैंने मान लिया लेट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज साइन अल्फा, सो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज विल बी कॉस अल्फा, और वाइस वर्सा। तो ये फॉर्मूला कहाँ हमें ले जा रहा है, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा, अथवा अगर आप इसको कॉस अल्फा में सोचते तो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। ये दो बातें हो सकती थी, इसके ऊपर तो कुछ होती नहीं। ओके, तो एस एस प्लस सी सी, ये तो फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस अल्फा वाला, या तो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन थीटा प्लस अल्फा वाला। समझ में आया? ओके सर, ओके आई गॉट इट। अच्छा, अब तो सर आपने सिखाया थोड़ी देर पहले ही कि अगर कुछ भी अंदर लीनियर चेंज हो जाए, जैसे साइन टू थीटा माइनस थ्री लिखा हो, साइन टू प्लस एक्स लिखा हो, अंदर कुछ भी चेंज हो, लीनियर चेंज हो, रेंज -1 से 1 होना चाहिए, होगा ही होगा, है ना। तो इसका रेंज कितना होगा, माइनस, अच्छा अच्छा एक मिनट, जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो ये मल्टीप्लाई में था बाहर बैठा हुआ, तो इसको तो लिखना भूल ही गया मैं। तो कहना इसे -1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो फाइनली रेंज कितना हो गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। उसी प्रकार से अगर साइन भी ले जाते तो भी -1 से 1 उसका रेंज होता, और किससे मल्टीप्लाई करते, इससे। तो रेंज कितना बनता, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके लिए हो गया फाइनल रेंज, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये आप लिख लीजिए, ये रेंज हो गया। अच्छा, मान लो सर यहाँ माइनस होता, माइनस, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता, रेंज तो वही रहता है ना, क्योंकि अभी भी अंदर जो एंगल लिखे हुए हैं वो भी लीनियर में लिखे हुए हैं, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर तीसरी बात, मान लो सर ए की जगह पर बी हो जाए और बी की जगह पर ए हो जाए, तो फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, मान लो यहाँ बी लिखा है यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है यहाँ ए लिखा है, तो बी की जगह पर ये साइन अल्फा यहाँ हो जाता, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आपको क्या देखना रहेगा, दो चीज देखनी रहेगी, सवाल कैसे क्लिक होता है, एंगल जो भी है वो सेम होने चाहिए, मतलब एंगल थीटा है तो थीटा होना चाहिए। दूसरा, डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि 3 sin² x हो और 2 cos x हो, एंगल दिखा सेम है, डिग्री देखने भूल गए और इसका रेंज -√3² प्लस 2 स्क्वायर से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sin² x है ना कि sin x है। तो डिग्री 1 होनी चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, बाकी तो आप कॉन्स कोएफिशिएंट कहीं भी बैठा हो, आपको तो क्या करना है, √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेकर √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस तक जाना है रेंज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका रेंज निकालते हैं। तो देखिए, थोड़ा परेशान करने के लिए एग्जाम का काम ही यही परेशान करना, लॉग आ जाए घबराइए मत, आप तो रेंज निकाल रहे हैं, तो इसका पहले रेंज निकालते हैं। तो
इसका रेंज कितना आएगा? अभी देखा, -√3² प्लस 4² से लेकर √3² प्लस 4² आएगा। उसमें +15 जोड़ना है, /10 करना है। तो 3² प्लस 4² हो गया आपका 25 + 9, सॉरी 16 + 9 25, -5 से लेकर 5 आएगा। इसमें 15 जोड़ दिया बटे 10, पहले 15 सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस ये हो गया 10 से लेकर 20, /10 कर दिया, तो 1 से लेकर 2। अब ये जाएगा लॉग के अंदर। तो लॉग ने क्या इनपुट देखा? 1 से 2। ग्राफ कैसा होता है लॉग का? ऐसा। ये 1 पर क्या देगा? 0। 0 से आगे इसका बेस इनपुट पॉजिटिव होता है। तो अगर इनपुट में 1 जा रहा है तो log 1 तो 0 हो गया, तो मिनिमम 1 पे देगा। और कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 2 तक जा रहा है इनपुट। तो 2 पर कितना देगा? 2 पर 1 देगा। क्यों? बेस 2 है ना। तो log 2/2 कितना है? 1। तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमें सब देगा। दिख रहा है? ये हमें सब देगा, ऐसे ये सब वैल्यूज देगा। तो कितनी? मिनिमम 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो रेंज कितना है? 0 से 1। अगला सवाल। यहाँ पर देखो आप कि डिनोमिनेटर में 5 sin माइनस कॉमन लोगे तो ऐसा लिखा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने 5 sin x प्लस 12 cos x को कुछ मान लिया, टी मान लेते हैं। और टी की आत्मा मुझे पता होनी चाहिए कितनी है। -√, क्योंकि एंगल सेम है और डिग्री 1 की है। तो टी जो है कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 25 + 144, 169 से लेकर +169, यानी -13 से लेकर 13 इसका रेंज आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि 17 + t लिखा है और 17 - t लिखा है। देखो मैंने बताया था क्लास में कि आप डिनोमिनेटर क्रिएट करिए न्यूमिनेटर में, जिससे कि ये ब्रेक हो सके। तो मैंने क्या, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जिससे ये फ्रंट पे आ गया, t - 17। और आप बोलोगे सर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप एडजस्ट नहीं करते। देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ +t है, यहाँ -t है, तो अगर आप -t ऊपर क्रिएट करते भी तो आपको एक्स्ट्रा 2t लाना पड़ता। ये तो 1 हो जाता, पर 2t/17 - t। अब आप बोलोगे सब माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या फायदा हुआ? देखिए बहुत फायदा है। t + 17 है तो t - 17 + 34 कर दिया। मुझे यहाँ पे t एडजस्ट नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे नंबर एडजस्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि t जो है वो फ्रंट में आ गया। t जो पीछे था वो फ्रंट में आ गया। तो किसमें गेम खेलना पड़ा? मुझे नंबर में। यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर मुझे नंबर कांस्टेंट है, मुझे वेरिएबल में खेलना पड़ा। और अगर वेरिएबल में एडजस्ट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल भी लाना पड़ेगा। तो मेरे लिए वेरिएबल कम नहीं हुआ, आखिर में उतना ही रहा। कितने वेरिएबल थे? काउंट करिए आप। यहाँ 2 वेरिएबल थे टी, अभी भी यहाँ 2 ही वेरिएबल हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे सर एक वेरिएबल हो जाएगा, हाँ देखो। अब मैंने इनको सेपरेट किया तो 1 + 34/t - 70। काउंट करो कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। तो इसलिए फ्रंट पे रखेंगे, कोएफिशिएंट वेरिएबल का सेम रखेंगे, तो आप नंबर में गेम खेल पाएंगे, तो आप आराम से सेपरेट भी कर पाएंगे। तो ये समझ में आया क्यों गलत है ये? चलिए, अब फायदा इसका ये है कि अब आपको टी की आत्मा पता है, -13 से 13। तो -13 से लेकर 13 रख दीजिए और चुपचाप सेट से बाहर निकलिए। सर कैसे निकलते हैं बाहर? मैं सिखाता हूँ। पहले -13 -17 -30, और 13 -17 -4। अब ऊपर आते हैं तो 34/-30 कितना हो गया? 17/15। और 34/4 तो 17/2। तो सबसे जो लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे लोवेस्ट जाएगी वो। तो सबसे लोवेस्ट जाएगी से कहाँ तक है? देखो 17/2 बड़ा है 17/15 से। तो माइनस में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। 1 प्लस जोड़ दिया, ऐसा।
तो 1 जोड़ेंगे तो 2 - 17 -15/2, और ये -2/15, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15/2 है, और ये है 2/15, तो 2/15 से लेकर 15/2 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस बी कॉस बीटा प्लस एक्स परेशान करने के लिए दे रखा है। एंगल यहाँ पे सेम नहीं है, पर एक तो अच्छी बात है ना, डिग्री तो सेम है। तो मैं एंगल सेम कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर ध्यान से देखो आप, एक्स तो है। अगर ऐसा होता कि कॉस अल्फा प्लस एक्स है और कॉस बीटा प्लस 2x है, इतना तो ये दे रखा है कि अल्फा बीटा जो है वो, मतलब ये भी कांस्टेंट है। अल्फा बीटा के टर्म में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर ये चीज तो दिख रहा है आपको, एंगल आप सेम नहीं कर सकते, आप कॉमन कॉमन नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ही करना गलत हो जाता, डिग्री सेम होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर अंदर में इंटरनल एंगल सेम नहीं है। अब आप बोलोगे सर इंटरनल एंगल वाली बात कहाँ से उठ गई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने पर आओ, तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो कॉस अल्फा कॉस एक्स आएगा, माइनस साइन अल्फा आएगा साइन एक्स आएगा। इसी प्रकार से इसको ओपन करिए, कॉस बीटा कॉस 2x आएगा, माइनस साइन बीटा साइन 2x आएगा। अब इतना पता है कि अल्फा बीटा तो कोई उस समय कोई फिक्स्ड एंगल रहे होंगे, जैसे मान लो 30 डिग्री प्लस एक्स, 45 + 2x, ऐसा कुछ रहा होगा। तो कॉस अल्फा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो कुछ अभी फिलहाल के स्टेटस में कॉस अल्फा साइन अल्फा मेरे लिए कांस्टेंट है, कॉस बीटा साइन बीटा कुछ मेरे लिए फिक्स वैल्यूज है। तो मेरा फोकस क्या आ जाएगा कि मैं कुछ कॉस एक्स देखूं कॉमन, क्योंकि मेरे लिए ये रोल प्ले करेंगे कोएफिशिएंट का। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले नहीं पाऊंगा, कॉस के पास कोई ऐसा पेयर नहीं है। हाँ चलो साइन है, कॉस के पास यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पर साइन एक्स है ऐसा। यहाँ पे कॉस 2x, तो कितने वेरिएबल हो गए, वेरिएबल बढ़ गए ना। 2 वेरिएबल यहाँ पे, 2 वेरिएबल यहाँ पे, तो इनको एक कैसे करूँ मैं। अब इसको थोड़ा ना ओपन करूंगा बार बार मैं। तो यहाँ पर करना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी एक ही है, मार्केट में सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स ही दिखेंगे, ऐसा कह रहा हूँ मैं। मार्केट में उसके उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिखेगा। अब ये मत कहते ना सर इसको ऐसे लिख देते हैं -1 से 1, ये कॉस एक्स साइन एक्स का रेंज हो गया, और ये भी सर कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कितना ही -1 to 1 होता है, तो सर जोड़ के 0 और 2 हाईएस्ट, ये बकवास है। दो सेट कब कहाँ इक्वल हो रहे हैं हमें थोड़ा पता। अरे -1 से 1 दे रहा है जिस समय, जरूरी है क्या कि उस समय ये भी -1 से 1 देगा। जैसे आपने एक्स रखा 30 डिग्री, आपने एक्स रखा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर ये कॉस 0 1 हो गया, तो कॉस अल्फा बना, और कॉस 0 1 हो गया तो प्लस कॉस बीटा बना, कॉस बीटा बना। तो इसमें कहाँ से रेंज आ गया 0 से 2, समझ में आया। तो वेरिएबल जितने कम हो उतना ही अच्छा है। तो स्टार्ट करें, इसको ओपन करते हैं। कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस ए साइन अल्फा साइन एक्स, ऐसा लिखा है। और ये क्या लिखा है, बी कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस बी साइन बीटा साइन एक्स। तो कॉस एक्स का फाइनली कोई कितना हुआ कोएफिशिएंट, ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा, और क्या हुआ साइन एक्स का कोएफिशिएंट, ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा। तो ये मेरे हो गए कांस्टेंट वैल्यूज। इनका रेंज, मेरा फाइनल रेंज कितना आएगा, -अंडर रूट से लेकर इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर। तो ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा का होल स्क्वायर से लेकर प्लस में यही वैल्यू आएगी। थोड़ा सा इसको अलग से सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर ओपन करोगे ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो कहना इसे ए स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो बी स्क्वायर भी आ जाएगा। मिडल टर्म देखोगे तो 2ab सी सी प्लस 2ab SS, तो 2ab अगर कांस्टेंट लो कॉमन लोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो ये मिनिमम कब होगा, चलिए ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाएगा -1 पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा रूट ओवर, तो a माइनस बी बनेगा। और जब मैक्सिमम कब होगा ये,
जब ये वन हो जाएगा, जब ये वन हो जाएगा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो कहना से फाइनली ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी। सिंपल, क्योंकि खेल किस पे डिपेंड है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट ओवर पे। तो रूट ओवर जो है वो मिनिमम मैक्सिमम कब होगा वही देखना है हमें, तो मिनिमम कब होगा -1 पे। क्योंकि डिपेंड किस पे हो गया, कॉस एल्फा माइनस बीटा पे हो गया डिपेंड ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना मिनिमम, और ये मैक्सिमम कब बनेगा ए प्लस बी पे, क्योंकि ये उस समय वन हो जाएगा, हाईएस्ट पे होगा उस समय, ठीक है। चलिए, घिसा पीटा सवाल है। देखिए डिग्री सेम है दोनों की, हाँ सेम है, और दोनों के पास वेरिएबल भी सेम जैसा ही है, हाँ, तो उसको ओपन करके रेंज निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये साइन एक्स कॉस 60 हाफ प्लस कॉस एक्स साइन 60 √3/2 प्लस 3 कॉस 60 कितना हुआ हाफ, और प्लस 3 sin x sin 60 √3/2। तो यहाँ पर अगर मैं हाफ प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए कॉमन निकाल लूँ, तो साइन एक्स के पास कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका हाफ नहीं, 1 + 3 √3 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। इसी प्रकार से कॉस एक्स के पास कितना है, √3 + 3 तो बस रेंज कितना आएगा फाइनली, डिग्री वन है और एक्स एक जैसा है, तो ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया। तो माइनस अंडर रूट से लेकर 1 + 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 3 का होल स्क्वायर से लेकर, वही घिसा बेटा, 1 + 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस में आएगा। तो दूर से देखा तो ये वन का स्क्वायर वन, ये हो गया 9, 10, 10 + 3 12, 12 और प्लस 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 कितना हो गया 27, 27 + 12 कितना हो गया 39, 39 प्लस मिडिल टर्म कितना आएगा 6 √3 + 6 √3 12 √3, ये माइनस से लेकर, वैसे हाफ तो मल्टीप्लाई कर देंगे आखिरी में, और यहाँ पर भी वही आएगा 39 + 12 √3। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है बाहर। अगर मैं यहाँ पर 2ab वाला मुझे लग रहा है कुछ, हाँ 2ab। तो ध्यान से देखो, 12 जो है ना उसको मैंने क्या लिखा, 2 × 6 √3 लिखा, वो जो 2ab लगाने वाली फीलिंग आ रही है इसलिए। यहाँ पर 39 + 2 × 6 √3 लिखा है ऐसा। तो यहाँ पर देखो आप ए और ये बी है, तो ए स्क्वायर 36 हो गया, 36 + 30 29। तो कहना ही सही है 6 + √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये लिखा है 6 + √3 का होल स्क्वायर, और माइनस है हाफ, तो ये लिखा हुआ है -6 + √3 से लेकर +6 + √3। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है, 2 से डिवाइड कर लो, लो यहाँ 2 कर दिया, आ गया रेंज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप दूर से मत देख लो पहले की तरह एंगल सेम नहीं तो हम लगाएंगे नहीं रेंज ना। आप देखिए डिग्री सेम है और अंदर वेरिएबल जो है जिस पे डिपेंड है पूरा गेम वो एक जैसा है। बाकी वैल्यू का तो क्या है, वो तो नंबर में तो उतर जाता है, निकाल लेंगे रेंज आराम से, ठीक है। चलिए सेम सवाल है, तो आप इसको लिख लो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगला देखो, अब ये टाइप दूसरा चेंज हो गया, इसमें अब डिग्री तो सेम है पर एंगल अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा, सिंप्लीफाई करो और एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, चाहे कॉस में चाहे साइन में, किसी एक में कन्वर्ट करो, एंगल फर्क नहीं पड़ता, किसी एक में करो। तो cos 2x को मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख लिया 1 - 2 sin² x लिखा है। ओके, तो मैंने एक काम अच्छा कर दिया कि मैं मार्केट में एक ट्रिग्नोमेट्री ले आया जिसका नाम है साइन एक्स, पर इसमें ये होल स्क्वायर आ गया, मतलब कहना ही सही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है इन साइन एक्स में,
तो कभी भी आपको एक फंक्शन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाए, ध्यान से सुन लो ये, कभी आपको एक क्वाड्रेटिक बन जाए एक फंक्शन के फॉर्म में, तो हमेशा इसको कन्वर्ट करिए इन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए मतलब कैसा, एफ एक्स माइनस कुछ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय मुझे एफ एक्स की पूरी रेंज पता होती है कि सी से लेकर बी है क्या है, और मैं आराम से रेंज लिख पाता हूँ। क्योंकि इसमें फ़ायदा एक और ये भी है कि दो फंक्शन की जगह पर, दो अलग अलग फंक्शन की जगह पर एक फंक्शन आ जाता है। तो समझ में आ गई बात, कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक किसी फंक्शन बने तो आप परफेक्ट स्क्वायर में ले आइए। मतलब उसमें लास्ट टर्म का गेम होता है, जो कि होता है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन फोर इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि इसको अगर ध्यान से देखो, माइनस कॉमन निकाल लिया तो कहना इससे टू साइन स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स माइनस वन लिखा है क्वाड्रेटिक ये। अब इसमें लास्ट टर्म ये माइनस वन सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डी जीरो नहीं आ रहा। नाइन बी स्क्वायर, नाइन माइनस फोर ए इंटू सी, तो नाइन प्लस एट 17। देखो कि किसी का परफेक्ट डी जीरो नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। और हमें तो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जानबूझकर लाएंगे लास्ट टर्म। कैसा होता है वो, मिडल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, टू। नाइन बाई एट हमें लाना है। और एक काम करते हैं, टू कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो माइनस टू बाहर है। अब लाते हैं मिडल टर्म, कितना हो गया, नाइन बाई फोर। और हाँ यही हुआ, एक नाइन बाई एट ही हुआ। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू साइन एक्स माइनस नाइन बाई प्लस नाइन बाई एट माइनस नाइन बाई एट वापस ले लिया। तो यानी कि ये किसका बन गया होल स्क्वायर, ये बन गया आपका, यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन आ जाएगा ना फिर, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मैंने टू कॉमन निकाल लिया। तो नाइन बाई फोर लेते हैं, नाइन बाई फोर। तो साइन एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। आप वेरीफाई कर लो, साइन को स्क्वायर एक्स माइनस टू में करेंगे तो आप यहाँ पे मिडल टर्म कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 16 करना पड़ेगा रे, मैंने गलती कर दी। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। माइनस टू कॉमन निकाला, वो तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर मिडिल टर्म कितना हुआ, ध्यान से देखो तो, नाइन बाई फोर। और फोर इंटू फर्स्ट टर्म है, तो मैंने यहाँ पे फोर लिखना भूल गया था, नाइन बाई सोलह आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू साइन एक्स, और मैंने नाइन बाई सिक्सटीन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे। तो अब देखो किसका बन गया होल स्क्वायर, ये साइन एक्स माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर बना। अब इसको आप ओपन करेंगे तो यही टर्म बन जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लिखा है, और मिडिल टर्म में माइनस था तो माइनस लगा दिया, मिडिल टर्म माइनस आना चाहिए। अगर मिडिल टर्म में प्लस होता तो प्लस ले आता मैं, सिंपल। माइनस टू है। इसमें अगर एलसीएम लगाओगे तो माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवनटीन बाई सिक्सटीन इसका आउटकम होगा इसका। अब इसका रेंज लिखते हैं, तो माइनस वन से वन है, माइनस थ्री बाई फोर है उसका होल स्क्वायर, माइनस सत्रह बाई सोलह है, और माइनस टू से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो माइनस सेवन बाई फोर से लेकर वन बाई फोर तक इसका आया होल स्क्वायर, माइनस सत्रह बाई सोलह बाहर है। देखो, मतलब मैं एक जगह पे फोकस कर रहा हूँ, और मैंने एक फंक्शन ले आया, तो मैं माइनस वन से वन लिखकर अब मैं सेट लिखकर स्क्वायर करके बाहर आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो कहना इसे, ये माइनस टू टाइम माइनस सेवन बाई फोर से माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस सत्रह बाई सोलह ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर इसका आप सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि माइनस सेवन बाई फोर से लेकर वन बाई फोर का जितने भी मेंबर्स हैं उनका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो सबसे मिनिमम स्क्वायर किसका गिरेगा, जीरो गिरेगा।
सबसे हाईएस्ट किस गिरेगा, इसका स्क्वायर होगा, भले माइनस में क्यों ना हो, पर स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देता है ना। तो हाईएस्ट कितना होगा, 49/16। अब क्या करना है, -17/16 कम करना है। तो -17/16 और डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा 32/16। ऐसा -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17/8 बनेगा। और ये हो जाएगा आपका, ये तो 2 लिखा है तो -4 से लेकर 17/8 इसका आपका रेंज होगा। समझ में आ गई बात। तो कहानी का सार क्या है, जब भी कभी एंगल अलग अलग हो तो फॉर्मूला से पहले उसको सेम बनाओ, और क्वाड्रेटिक में जाएगा तो क्वाड्रेटिक कैसे करना है, उसको कन्वर्ट करो परफेक्ट स्क्वायर में, क्योंकि दो एफ एक्स की जगह पर एक एफ एक्स आ जाएगा, पहला प्लस पॉइंट। और दूसरा उसका रेंज लिखकर आप बाहर आ जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर रेंज लिखते लिखते बाहर आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल उसी पे डिपेंड है। तो पहले से क्वाड्रेटिक बना बनाया लास्ट टर्म लाते हैं, क्योंकि इसका डी जीरो नहीं होगा, इसका डी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पर डी जीरो हमें करना है क्योंकि तभी तो परफेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट टर्म कितना हो गया, मिडिल टर्म का स्क्वायर 16, 4 इंटू फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो 4 मुझे लाना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स को मैंने 4 दिया और 9 लिख लिया, क्योंकि 13 है तो 9 + 4 बनेगा। तो ये cos x -2 का होल स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करना है बस। माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। अब क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिया तो अपने आप ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका रेंज कितना है, -1 to 1 -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, -3 से लेकर -1 है उसका होल स्क्वायर किया। तो मिनिमम इसमें देखो जीरो नहीं आ रहा, -3 से -1 में जीरो आ ही नहीं रहा। तो मिनिमम स्क्वायर इसका होगा और मैक्सिमम स्क्वायर इसका होगा। और +9 कर दिया तो 10 से लेकर 18 आपका हो गया रेंज। अच्छा एक और बात, आप बोलोगे फिर कॉस में -1 to 1 आपने पूरा रख दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें सब कुछ जा रहा है, x बिलोंग्स टू r जा रहा है रेडियन के फॉर्म में। तो cos x अगर सब कुछ खाने को दोगे तो cos x -1 to 1 सब दे देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर सवाल चेंज कर दूं, मैं ऐसा बोलूँ नहीं, x जो है वो 0 से पाई जा रहा है, 0 से पाई, पाई/2 बोल लेते हैं, तब उस समय cos x की रेंज सीमित हो जाती है, सीमित। -1 से नहीं, 0 से 1 होता, क्योंकि आपने कितना खाने को दिया है, 0 से पाई/2। तो ये बेचारा 0 से 1 होता और फिर परंपरा वही चलती, पहले -2 से -1 होता, उसका स्क्वायर करते फिर 9 जोड़ते। समझ गए आप। पर कुछ भी हो जाए, डोमेन कुछ भी एक्स आपको दे, पर आपको अगर कभी क्वाड्रेटिक में फंक्शन दे रखा हो तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में लाइए, जिससे वो 2 का 1 बन जाएगा और आप उसका रेंज लिख कर आप फाइनल रेंज लिख पाएंगे। ये समझाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल लिया, उसने पावर 4 कर दिया, अरे घबराना नहीं है। इसको क्या लिखा आपने, 1 - sin² थीटा लिखा। तो अब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर sin² थीटा को ही टी मान लो, कि बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक उतरना तभी पॉसिबल है जब आप स्क्वायर को ही टी मान लो। तो इससे होगा क्या, साइन थीटा की पावर 4 जो है वो टी² बन जाएगा। तो 1 - t + t²। हाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब जिसको भी टी माना है वो टी बिलोंग्स टू आर नहीं है, वो 0 से लेकर 1 होगा, क्योंकि टी कोई वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। साइन थीटा का होल स्क्वायर माना है, मतलब जो भी आप टी को, किसी फंक्शन को टी मानते हैं अपनी खुशी के लिए, तो उस फंक्शन का आपको रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि उस पे उसी निर्धारित पर टी चलेगा। तो अब हमें पता क्या करना है, t² - t+1 है तो उसको हम लास्ट टर्म देंगे। ये हमने जानबूझ के लास्ट टर्म दिया, मुझे पता है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म होता है। तो मिडिल टर्म कितना है, -1 है, उसका स्क्वायर 1 हो गया। और फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, 1 आएगा, 1/4 देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर रूट टी है, इसका स्क्वायर रूट हाफ है, तो t माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका +3/4। तो इसका रेंज, अब t का रेंज कितना है, 0 से 1 है, क्योंकि होल स्क्वायर है। sin² थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, क्योंकि पाई से 2 पाई में ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, नेगेटिव तो भूल जाओ आप। तो 0 से 1 ही रहेगा, ये ग्राफ है sin² थीटा का, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। जब जब नेगेटिव जाएगा तो जा नहीं पाएगा बेचारा वो, क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव।
इसलिए 0 से 1, तो 0 से लेकर 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो माइनस हाफ से लेकर हाफ का होल स्क्वायर है प्लस 3/4 है। तो मिनिमम इसमें जीरो ही आएगा, कोई जीरो फंस रहा है। तो 0 से 1/4, क्योंकि हाईएस्ट किसी का स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही जाएगा, और प्लस 3/4 कर दिया। तो 3/4 से लेकर 1 आपका आएगा इसका रेंज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टाइप चलेगा EMGM पर बेस। EMGM मतलब होता है, जैसे मान लो आपके पास दो क्वांटिटी है ए और बी, और ध्यान रहे वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बताता हूँ मैं आपको। तो इन इस दो कोई दो नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अर्थ एवरेज क्या होगा, अरिथमेटिक एवरेज पढ़ा होगा 10वीं में, A+B/2। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √AB होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो ABC अगर GP है। अब GP नहीं पता होगा, GP का मतलब होता है जैसे 1 2 4। जैसे AP में क्या होता है कि प्लस ऐड करते हैं, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है। थोड़ा सा आगे तो समझा देता हूँ मैं आपको ट्रिक। कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो मतलब एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होना, उसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे ए है तो अगला AR होगा, अगला AR² होगा, अगला AR³ होगा, और R यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर है। जैसे 2 है, अब आपकी मर्जी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54। तो ये आपका जीपी है। और रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको आगे वाले को पीछे से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपने आगे कैसे बढ़ाया, आपने मल्टीप्लाई करके बढ़ाया ना आगे। तो 18/6 3, 6/2 3, 54/18 3। तो सबके बीच में कॉमन रेशियो है, वो 3 का है, तो दैट मीन्स इसको जीपी बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 4 है। तो आप ध्यान देना, ये जो 4 है, ये मान लो ये ए है तो ये AR होगा, और ये AR² होगा। और यहाँ पे R कितना है, 2 है, ए कितना है, 1 है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको ABC मानूं, तो C और A को मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो A × AR² बन गया, और अगर इसका आप रूट निकालोगे तो AR ही बनेगा। दैट मीन्स अगर तीन लोग अगर जीपी फॉलो करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि मिडिल टर्म हमेशा इसका स्क्वायर वो दोनों फर्स्ट और आखिरी का मल्टीप्लाई हो। ये कंडीशन होती है। यानी कि अगर ये A+B/2 है तो दो लोग का GM कितना होगा, अगर आपको B निकालना है तो क्या क्या होगा, √AC। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये A+B/2 का जो भी एवरेज होगा वो ये बड़ा या बराबर होगा √AB के। साबित कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि बड़ा है। तो मैंने 2 को सामने ले आया और दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो A+B का होल स्क्वायर बराबर होगा 4AB के। और मैं 4AB को इधर ले आया क्योंकि पॉजिटिव है और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो कहना इसे A-B का होल स्क्वायर बन जाएगा >= 0। करके देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे +2AB आएगा बीच में, और 4AB वहाँ जब गया आएगा -4AB बनेगा। तो -2AB बन गया ना, तो A-B का होल स्क्वायर बन गया। तो ये तो ऑलवेज ट्रू लिखा है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, किसी का भी डिफरेंस का होल स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम 0 या उससे बड़ा ही होगा। तो अगर ये ट्रू है दैट मीन्स ये ट्रू है। अब आप बोलोगे सर ए बी नेगेटिव हो गया या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो AMGM लगा सकते हैं, कदापि नहीं। क्यों, अगर मान लो केस 2 में दोनों नेगेटिव हो गए तो सम अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंसान किसी पॉजिटिव से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ए बी अगर नेगेटिव है तो A × B तो पॉजिटिव होगा, तो रूट तो एग्जिस्ट करेगा, पर नेगेटिव वैल्यू बड़ा कभी पॉजिटिव से तो नॉट डिफाइंड है। और केस थर्ड, अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो √AB तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन कब लागू होती है, जब दोनों क्वांटिटी कैसी हो। तो हिंट के तौर पे आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव दे रखी है। अब दूसरा हिंट, जैसे मान लो एक फंक्शन है और 1 अपॉन फंक्शन है, या तो ऐसा बोल लो आप, एक α f(x) लिखा हुआ है और एक β/f(x) लिखा है, मतलब एक फंक्शन है उसका उल्टा है। तो AMGM का फायदा क्या मिलता है रेंज निकालने में, अगर आप इसका एवरेज, अच्छा ये गिवन होना चाहिए कि f(x) कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये गिवन है तो इन्हीं का AM क्या होगा, इनके GM से बड़ा। तो α f(x)
इंटू बीटा बाई एफ एक्स। तो देखो फायदा पता क्या मिला, ये दोनों मल्टीप्लाई में कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों उल्टे लिखे हुए थे। तो हमेशा मुझे इसकी रेंज मिल जाएगी क्या, कि अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा बाई एफ एक्स हमेशा मोर देन टू रूट अल्फा बीटा होगा। अल्फा बीटा जो भी दे रखा हो, जो भी मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए ये बात कि ये अगर अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ एक्स दे रखा हो तो उसका रेंज क्या होगा, बाई टू। मतलब रेंज हमेशा मिनिमम टू रूट अल्फा बीटा आएगा, क्योंकि इसमें फायदा क्या मिल रहा है, वो दोनों कट जा रहे हैं। तो कहानी का सार समझ में आ गया आपको। तो आप देखिए दोनों टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों टेन का उल्टा कॉट लिखा है, ये भी दे रखा है, तो आप ए एम जी एम का सोचिएगा। ठीक है, तो ए एम जी एम क्या होगा, इनका हाफ कर दिया तो बड़ा बराबर किसके होगा, इन्हीं के रूट ओवर मल्टीप्लाई से। तो कहना इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा और अंदर वन बन जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर तो वन बन गया। बस मैंने इसी चीज़ का फायदा उठा लिया। तो फाइनली रेंज कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू पूछिए तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स मोर देन हमेशा टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि मोर देन टू रूट ए बी होगा। टू ए बी होगा, और ए बी कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड ओवर में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी का होल स्क्वायर फिर रूट है। अगर ये मुझे जानकारी नहीं दी होती कि ए बी नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैं ए स्क्वायर तो मुझे पता है बी स्क्वायर मैं ये लगा भी लेता, पर मेरे को रूट ए बी कैसे लिखना पड़ता, मॉड ए बी में लिखना पड़ता, क्योंकि क्या पता दोनों नेगेटिव पॉजिटिव तो बच के बाहर निकल जाएंगे मॉड लगाकर। ठीक है, चलिए तो यही सवाल समाप्त करते हैं। तो मैंने रेंज सिखा दिया, आप कैसे निकालते हैं। क्या सीखा आपने, अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई लीनियर वेरिएबल वाले ग्राफ है, ए एक्स प्लस बी है, टू एक्स है, थ्री एक्स है, तो रेंज बिल्कुल चेंज नहीं होता, बस क्या चेंज होता है, उसका पीरियड चेंज होता है, ठीक है ना, वो टाइम फ्रेम चेंज होता है। दूसरा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज कैसे निकालते हैं, हमें दो चीज़ देखनी होती है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एक्स एक्स हो, थ्री एक्स हो, प्लस अल्फा प्लस बीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको कॉस ए प्लस बी लगाकर कॉस ए माइनस बी लगाकर ओपन कर सकते हैं। और दोनों का डिग्री एक जैसा होना चाहिए। अगर डिग्री अलग अलग है या वो एक अंदर एंगल अलग अलग है, तो आप उसको किस में ले आएंगे, एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, और क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर में करके आप उसको एक बनाकर रेंज निकाल सकते हैं। और आखिरी ए एम जी एम से भी रेंज निकालते हैं। कब निकलता है ए एम जी एम से रेंज, जब दो टर्म्स या दो से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि एक दूसरे के रिवर्स लिखे हों, और दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर दोनों बातें लागू होती है तो ए एम जी एम आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं